कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। तो अब अभी तक आपको लग रहा होगा शायद ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये जल्दी से खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। मुझे इतने पार्ट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ऑलराइट, तो आज हमने पिछले वीडियो में डिजाइन ऑफ स्टेम कर लिया था जो कि बहुत ईजी था। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी डाल दी थी और मेन स्टील भी डाल दी थी। आज हम डिजाइन करने जा रहे हैं टो की डिजाइन अब हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। लेकिन टो की डिजाइन करने से पहले हमें 2 प्रेशर्स निकालने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हमें वो प्रेशर्स निकालने हैं। जब हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस कर लिया था, आप अगर वो लेक्चर ऑब्वियसली आपको पहले देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज समझ आएगी जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो जब हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस किया था, वहां पर हमारा क्या मिला था, हमें इसेंट्रिसिटी ई मिली थी, ठीक है। हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू मिला था, इसेंट्रिसिटी मिली थी हमें, और हमें बी मिला था। बी यहाँ पर आप 1000 नहीं लीजिएगा, यहाँ पर मैं बी कह रही हूँ, ये विड्थ ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, दिस बी, ये बी यहाँ पर आप चलो बी डैश कंसिडर कर लीजिए, बी डैश ये मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे डिजाइन ऑफ टो या डिजाइन ऑफ फील करने से पहले मुझे 2 प्रेशर्स पता होने चाहिए, पी मैक्सिमम एंड पी मिनिमम। ये 2 प्रेशर्स मुझे पता होने चाहिए। अब ये 2 प्रेशर्स क्या है? अगर इस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की आप प्रेशर डायग्राम बनाओगे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओगे, वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी बनेगी। यहां से जो ये प्रेशर होगा ये पी मिनिमम कहलाएगा, यहां से जो ये प्रेशर होगा ये पी मैक्सिमम कहलाएगा। अब अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस यूज करें, जो कि एक लेमैन का दिमाग अगर हम यूज करें, हम ये सोच सकते हैं कि हील के साइड से तो हमारा ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा बैकफिल हील की साइड से है। तो ऐसा क्यों है कि टो के साइड से हमारा ज्यादा प्रेशर है और यहां से हमारा मिनिमम प्रेशर है? ये इसलिए है कि अगर आप थोड़ी सी डायग्राम याद करोगे, जब मैंने आपको इसेंट्रिसिटी चेक फॉर इसेंट्रिसिटी वाला चेक करवाया था, वहां पर मैंने आपको कोई ऐसी डायग्राम दिखाई थी। मैंने आपको बोला था यहाँ से ये एक्टिव अर्थ प्रेशर है, यहाँ से डेड वेट मतलब ये सॉइल का लोड है हील पर। तो जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो हम डिजायर करते थे कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहां पर आए, लेकिन हमारा रिजल्ट थोड़ा इसेंट्रिक आता है, टुवर्ड्स द टो आता है। जब आपका रिजल्टेंट लोड ज्यादा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स द टो, देन इट इज ऑब्वियस कि आपका पी मैक्सिमम यहीं से आएगा। यहां से आपका एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, यहां से आपका एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, लेकिन इन 2 फोर्सेस का जो मिक्सचर है, इन दोनों फोर्सेस की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो इस तीसरे डायमेंशन में ऐसे हमें आ रही है टुवर्ड्स द टो। इसीलिए हमारा मैक्सिमम प्रेशर जो है वो टो की ओर ही आता है। हमारी अर्थ प्रेशर डायग्राम इसकी ऐसी आती है, यहां से पी मैक्सिमम आता है और यहां से पी मिनिमम। अब जब हम ये डिजाइन कर रहे हैं टो अपना या अपना हील डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये इन प्रेशर्स पर डिजाइन करनी है, तो ये प्रेशर्स हमें पता होने चाहिए। अब ये प्रेशर्स हम कैसे निकालेंगे, उतना कुछ एक खौफनाक मामला नहीं है। ये सिंपल सी एक इक्वेशन है जो कि जिसमें हमें सिंपल वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। इसमें हम सिंपल वैल्यूज अपने पुट करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, अपने वैल्यूज पुट करेंगे। हमारी जो फॉर्मूला है पी मैक्सिमम के लिए, तो पी मैक्सिमम is equal to summation of W divided by B into 1 plus 6E by B। ये वाला जो स्टेप है ना, ये आप स्टेबिलिटी एनालिसिस में ही कर सकते हो। जब आप चेक फॉर इसेंट्रिसिटी करते हो, E is less than B by 6, उसके बाद आप P max और P minimum निकाल सकते हो, या तो आप सीधे ही डिजाइन ऑफ टो जब आप स्टार्ट करोगे वहां पर आप निकाल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहां पर ही निकाल लेती हूँ। तो समेशन ऑफ W हमने निकाला था, अगर आप स्टेबिलिटी एनालिसिस वाला लेक्चर देख लोगे वहां पर आपको समेशन ऑफ W मिल जाएगा। हमारा समेशन ऑफ W जो था वो निकला था 191.09 डिवाइडेड बाई, हमें पता है जो हमारी बी है, विड्थ जो हमारी थी, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो 2.8 के बराबर है, ठीक है। एंड 1 प्लस 6 टाइम्स इसेंट्रिसिटी भी स्टेबिलिटी एनालिसिस के लेक्चर में हमें निकली थी, 6 टाइम्स 0.33 हमारी इसेंट्रिसिटी थी, डिवाइडेड बाई 2.8। जब हम ये सारा सॉल्व करते हैं हमारा आंसर 117.96 निकलता है। आप 118 भी लिख सकते हो, मैं 117.96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रखूंगी। अब मुझे इसमें चेक ये आना चाहिए कि जब आप पी मैक्स इवैल्यूएट करते हो, आपका जो पी मैक्सिमम है, यहां पर अगर मैं लिख दूं, आपका पी मैक्सिमम ग्रेटर देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के आना चाहिए। गिवन क्वेश्चन में था मेरा सेफ बियरिंग कैपेसिटी बराबर 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो 117.96 इज ऑब्वियसली, सॉरी, आपका जो पी मैक्सिमम है, ये मेरा गलत हो गया, आपका पी मैक्सिमम लेस देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी आना चाहिए, ठीक है। जब आपका पी मैक्सिमम लेस देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी आना चाहिए, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि मान लीजिए आपका ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे आप कुछ लोड डाल रहे हो, आप उतना ही लोड इस सरफेस पे डाल सकते हो जितना इस सरफेस की बर्दाश्त है। अगर आप इसकी बर्दाश्त से ज्यादा इस पे लोड डालोगे तो ये हमारा सरफेस है नीचे धस जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मेरी सॉइल पर, वो मेरी सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए, तभी मेरी सॉइल उस प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगी, ठीक है। तो मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी गिवन जो थी वो 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में देखे हैं, और जो मेरा पी मैक्सिमम निकला वो 117.96 निकला। इसका मतलब मेरा ये चेक सही आया, मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी
ही ज्यादा है। इसके बाद पी मिनिमम जब मुझे निकालना है तो मेरी क्या फॉर्मूला है, कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, पी मैक्सिमम की फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस फिर क्या आएगी, बीच में आपका माइनस साइन आ जाएगा, यहां पर ये साइन आपका माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये पी मिनिमम, यहां पर ये पी मिनिमम आ जाएगा, दिस इज पी मिनिमम, और ये बाकी सारे वैल्यू सेम। तो अब इसका आंसर हमें क्या आएगा, इस इवैल्यूएट करके इसका आंसर हमें आता है 18.52। अब पी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका आपका चेक क्या आना चाहिए, पी मिनिमम का, पी मिनिमम का चेक आपका आना चाहिए दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब आपका पी मिनिमम नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ये वाला चेक। अब इसी पी मिनिमम और पी मैक्सिमम पे अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना टो डिजाइन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान और मजेदार है, जब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना टो जो है वो कैसे डिजाइन करते हैं। थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा, आपको ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा, ठीक है। देख लीजिए, अब मुझे अपना टो डिजाइन करना है। मैं यहाँ पर अपनी डायग्राम बना के रखती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी ऐसे रिटेनिंग वॉल है, ये ठीक है मेरी रिटेनिंग वॉल है, ऑल राइट। मैं विड्थ लिख लेती हूँ, ये मेरी विड्थ हील की 1.45 मीटर्स है, ये मेरी विड्थ जो है ये 0.45 है, ओके 0.45, ठीक है। आ गया ये वाला जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को मैं ए डैश नाम रखती हूँ, सही है। अब मैं जरा इसी अर्थ प्रेशर डायग्राम बना दूं। इसकी अर्थ प्रेशर डायग्राम कुछ मेरी ऐसे आएगा, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। पी मैक्सिमम हमने अभी इवैल्यूएट किया 117.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पी मिनिमम हमने इवैल्यूएट कर लिया 180 किलो, ये ना 18.52 किलो न्यूटन, 18.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो चीजें हमने इवैल्यूएट कर दी। अब हमें कहां पर प्रेशर चाहिए ताकि हम टो को डिजाइन कर सकें, हमें इस ए डैश पे प्रेशर चाहिए, हमें इस ए डैश पे प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो वो देख लीजिए, ए डैश पर जो हमारा प्रेशर है वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। मां इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं नाम बी रखती हूँ, इसको मैं नाम ए रखती हूँ, इसका नाम सी, इसका नाम ई, ठीक है। ये आ गया हमारा ए। अगर आप गौर से देखोगे तो आपके यहाँ पर छोटे छोटे कुछ ट्राइंगल्स बनते हैं। मैं यहाँ पर आपको इंटरपोलेशन की फॉर्मूला से दिखाऊंगी कि आप बी पर प्रेशर कैसे निकालोगे, ए पर प्रेशर कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको हायर प्रेशर भी है, लोअर प्रेशर भी है, ये स्पैन भी है जिसमें आपको प्रेशर ढूंढना है। तो इंटरपोलेशन के जरिए आप आराम से बी पर भी प्रेशर निकाल सकते हो और ए पर भी प्रेशर निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ए पर भी प्रेशर निकालते हैं, क्योंकि ये वाला प्रेशर जो है हमें हील को डिजाइन करने में हेल्प करेगा। अब वहां पर बोलने से बेहतर है मैं यहीं पर आपको दोनों प्रेशर्स निकाल के दिखा दूं ताकि हील में फिर हम सीधे सॉल्व कर लें। तो अब प्रेशर एट ए अगर मैं लिखूं, प्रेशर एट ए, ठीक है। अब मैं प्रेशर एट ए निकालना चाहती हूं, ठीक है। ये थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रहा है, ये प्रेशर एट ए इज इक्वल टू, ऑलराइट। देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। जब आपको इंटरपोलेट अप करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे लोअर वैल्यू दिस, क्योंकि आपको ये वाला प्रेशर निकालना है ना। अगर आप गौर से देखोगे, ये पहले इतना आ रहा है, ये इतना है 18.52 प्लस दिस इज सम माइन्यूट डिस्टेंस, मान लीजिए ये मैं एफ ओ नाम रखती हूं, तो एफ ओ इज इक्वल टू 18.52। अब आपको ढूंढना क्या है, अब आपको ओ ए ढूंढना है ना। वो हम सीधे इंटरपोलेशन से निकालते हैं। इसमें हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, फिर बड़ा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो उतना डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बोलूंगी जिसकी मदद से आप प्रेशर्स कहीं पर भी निकाल सकते हो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में, ठीक है। तो पी ए जो है, अब प्रेशर एट ए वो किसके बराबर है, पहले 18.52, ये मैंने आपको अभी बोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रख ही लेती हूँ एफ ओ प्लस। अब ये ओ ए हमें देखना था ना। अब यही ओ ए की क्या फॉर्मूला है वो देख लीजिए। ये सारा सिंप्लीफाई करके मैंने रखा था। ओ ए की फॉर्मूला होती है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय स्पैन मल्टीप्लाइड बाय दिस स्पैन, जहां से आप आ रहे हो। आपको आ रही है मेरी बात समझ? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू माइनस द स्पैन बिटवीन द टू वैल्यूज डिवाइडेड बाय द स्पैन बिटवीन द टू वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय द स्पैन जहां से आप देख रहे हो ये, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ओ ए अब मुझे निकालना है, इसका वैल्यू होगा 117.3 minus 18.52 divided by the whole span 2.8 multiplied by this 1.45, क्योंकि मैं अब यहां से देख रही हूं, मैं हील के पॉइंट से आ रही हूं, ये मेरा ट्रैवर्सिंग का साइन है, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व कर लेते हो आपका आंसर आता है 69.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला प्रेशर जो है आपको वो आ रहा है 69.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप बी पर निकालोगे प्रेशर, लेकिन यहां पर ये गलती ना कीजिएगा कि आप ये वाली डिस्टेंस डाल दो। अगर आप कोई चीज इवेल्युएट करने में यहां से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो थ्रू आउट आप यही प्रोसीजर अपनाइए, राइट टू लेफ्ट ही जाइए। बीच में अचानक आप कहीं पर लेफ्ट टू राइट न चले जाना, ठीक है, वहां पर आपको एरर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यही फॉर्मूला प्रेशर एट बी निकालने के लिए भी अप्लाई करेंगे। 18.52 वहीं पर रहेगा, ये सब कुछ वहीं पर रहेगा जो था, सिर्फ ये 1.45 की जगह हमें यहां तक डिस्टेंस क्या आएगी 1.45 प्लस 0.45, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस हमारी चेंज हो जाएगी, बाकी ये सारे वैल्यूज सेम रहेंगे। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो प्रेशर एट बी आपको आएगा 85.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं आपको कॉपी पे दिखा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर हम आगे चलेंगे डिजाइन ऑफ टो में। तो ये देख लीजिए आप,
ये आपको यहां तक कॉपी कर लेना है डायग्राम लेके। ठीक, अब हम फिर से स्टेबिलिटी एनालिसिस की तरह यहां पर भी कॉलम बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो आप 4 कॉलम्स बनाइएगा जिस तरह हम बनाते हैं। तो कॉलम का क्या नाम होगा, जैसे आपको पता है, पहला कॉलम है लोड ड्यू टू, दूसरा कॉलम है मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन, तीसरा कॉलम है डिस्टेंस फ्रॉम ए डैश, ए डैश मैंने आपको दिखा दिया क्या रखा था हमने, एंड चौथा है मोमेंट अबाउट ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहला लोड, फिर से ये मेरी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। सबसे पहला लोड, मैं सिर्फ टो को एनालाइज कर रही हूं, मेरा जो भी पॉइंट ऑफ एनालिसिस है वो सिर्फ ये टो है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इस टो का डेड वेट देखूंगी, वो मेरा पहला लोड होगा। तो लोड ड्यू टू सबसे पहले है मेरा डेड वेट ऑफ टो। डेड वेट, अब आप सब तो माहिर हो गए होंगे डेड वेट निकालने में। कैसे हम निकालते हैं, गामा बी डी, गामा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वो आपका डेड वेट निकलता है। ठीक है, गामा बी डी, गामा आपका क्या है, ये कॉन्क्रीट है, चूंकि टो कॉन्क्रीट आरसीसी का बना हुआ है। गामा 25 है, बी का वैल्यू 0.9 है, ये आपकी 0.9 है, एंड डी जो है वो आपका 0.45 है। पहले के लेक्चर्स में निकाली है ये डायमेंशंस हमने। तो आपका इसका जो डेड वेट है, मैग्नीट्यूड इसका आता है 10.125 किलो न्यूटन। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम ए डैश देख लीजिए क्या है, ए डैश हमने ये रखा था। तो इस टो की डिस्टेंस ए डैश से कितनी है, हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंट के लिए सेंट्रोइडल डिस्टेंस जरूरत है। तो रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगी, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका लोड जो है, डेड लोड, ये ऐसे आ रहा है। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस आप कैसे देखोगे, ऐसे, यहां से ए डैश से आप यहां से ट्रैवर्स जब करोगे, इट इज 0.92 बिकॉज इट्स अ सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस 0.9/2 आ जाएगी, जो कि 0.45 है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10.125 को 0.45 से, आपको मोमेंट आ जाएगा 4.56। ये देख लीजिए, डेड वेट ऑफ टो, गामा बी डी, ये सारा मल्टीप्लाई कर लिया, हमें ये आ गया आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम ए डैश 0.9/2, वो ये आंसर आ जाता है। मोमेंट अबाउट दिस ए डैश इज 4.56। ये आ गया डेड वेट ऑफ द टो विच इज डाउनवर्ड्स। तो पहला लोड जो हमें निकला वो डाउनवर्ड्स था। अब टो में हमें और 2 लोड्स आते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, वो क्या है, अपवर्ड लोड्स। अब कौन से अपवर्ड लोड्स है ये देख लीजिए, ये है पी मैक्स, ये है पी मिनिमम। अब ये कौन से अपवर्ड लोड्स हैं, ये अपवर्ड लोड्स हैं जब आप किसी चीज पे कोई, मान लीजिए ये मैं इस पे अगर कुछ फोर्स एक्सर्ट करती हूं, तो ये वापस मुझे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए अगर मैं चाहती हूं कि मेरा ये चीज स्टेबलाइज हो जाए, है ना। तो अगर आपका ये रिटेनिंग वॉल नीचे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो सॉइल भी वापस इसको कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ताकि ये जो है मेरा ये स्ट्रक्चर ये स्टेबलाइज हो जाए, है ना, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो अब ये पी मैक्स और पी मिनिमम वो प्रेशर है जो इसको सॉइल वापस अप्लाई करती है ऊपर की ओर, जो हमने अभी निकाले। अब ये अपवर्ड फोर्स हम कंसिडर करेंगे, ये अपवर्ड फोर्स हम कंसिडर करेंगे। अब अपवर्ड फोर्स इस ट्रेपीजियम की वजह से आ रहा है, इस टॉप पे मेरा, तो इस ट्रेपीजियम को मैं डिवाइड करूंगी 2 फिगर्स में, एक ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में। तो मैं बोलूंगी अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सी डी बी एफ, इसका नाम सी डी बी एफ। एक तो इस रेक्टेंगल की वजह से अपवर्ड फोर्स और इस ट्राइंगल की वजह से अपवर्ड फोर्स, जिसका नाम है बी ई एफ रख देती हूं। तो इन्हीं 2 की वजह से अब मैं अपवर्ड फोर्सेस को इवैल्यूएट करूंगी। सबसे पहले अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सी डी बी एफ में इवैल्यूएट करूंगी। ठीक है, वो क्या आ जाता है मेरा, वो मेरा आ जाता है मैग्नीट्यूड। जब मैं इवैल्यूएट करूंगी तो मुझे क्या आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स। यहां पर आपको गामा वगैरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम ये प्रेशर डायग्राम देख रहे हैं, हम किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रेशर डायग्राम देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर प्रेशर सब कुछ देख के हैं, तो आपका इसमें सिंपल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी एफ मल्टीप्लाइड बाई सी डी। सी एफ आपका क्या है, सी एफ मल्टीप्लाइड बाई सी डी। आपको पता है यहाँ पर सी एफ बी डी के बराबर है, मतलब बी पे जो प्रेशर है, ये वाला ऑर्डिनेट आपका, ये बी का प्रेशर जो कि आपने इससे पहले निकाला 85.54। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर। ठीक है, ऑर्डिनेट। अब एक्सरसाइज में क्या है आपका, ये सी डी मल्टीप्लाइड बाई 0.9, ये वाली डिस्टेंस 0.9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, अगर आपको किसी चीज का देखना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करें, आप उसका एरिया निकाल दो। तो सी डी बी एफ का सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अपना एरिया निकाल दिया, ये मल्टीप्लाई जहां पर हमने बी निकाला था प्रेशर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने विड्थ, तो हमें आराम से निकल दिया मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, अब हमें निकालनी है ऑब्वियसली जो हम करते आ रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए डैश, ये रेक्टेंगल है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए डैश भी क्या आएगी 0.9/2, मल्टीप्लाई कर लीजिए 34.61 आंसर आ जाता है। ये मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, आप फोटो मतलब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से हमें देखना है, बी एफ ई की वजह से। बी एफ ई रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हाफ ऑफ बेस ये है, ऑल्टीट्यूड ये है, वो बेस एफ ई। अब ये एफ ई किसके बराबर होगा, ये होगा ना बराबर सी ई माइनस सी एफ। सी ई हमें पता है पी मैक्स के बराबर है, जो हमें पहले ही निकला था 117.3 के बराबर। ठीक है, वो आ गया सीई। सीई को माइनस मुझे एफ सी करना है। वी नो दैट एफ सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल। तो सीई हो गया हमारा 117.3, माइनस हम करेंगे ये डीबी या सी एफ बोल दीजिए। ठीक है, वो कितना है 85.54। सो वी नो दैट इट्स 117.3 माइनस 85.54, वो आपका आ जाएगा ये एफ ई। ठीक है,
इवेल्युएट कर लीजिए कितना है वो, इसको हाफ ऑफ दिस FE मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाता है 14.299। अब इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, यहां पर देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये मैंने बहुत बार इससे पहले भी बोल दिया, फिर से देख लीजिए, A डैश से अब आपको सेंट्रोइडल डिस्टेंस देखनी है, मतलब आप यहां से यहां की ओर जा रहे हो सेंट्रोइडल डिस्टेंस देखने में, मतलब आप एपेक्स से बेस की ओर जा रहे हो, तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2/3 ऑफ द स्पैन ऑफ ट्रैवल, मींस 2/3 ऑफ दिस विड्थ, 2/3 ऑफ 0.9 इज इट सेंट्रोइडल डिस्टेंस। इन दोनों मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मोमेंट अबाउट A डैश आ जाएगा। ये रही आपकी नोटबुक, इसको आप कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने किया हुआ है। तो ये आपके आगे 3 लोड्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे जब हम चलते हैं अब हमें क्या करना है, हमें समेशन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट देखना है क्या है। अपवर्ड मूवमेंट हमें 2 चीजों की वजह से आ रहा था, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की वजह से, उन दोनों लोड्स का आप समेशन कर लीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, वो समेशन हमें अपवर्ड मोमेंट्स का करना है, जो आपका अपवर्ड लोड आ गया रेक्टेंगल की वजह से और ट्राइंगल की वजह से, इन दोनों की वजह से जो आपके मोमेंट्स थे उनका सम कर लीजिए, तो हमारा समेशन ऑफ मोमेंट जो आता है अपवर्ड मोमेंट वो आता है 43.184 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। नेट मोमेंट अब किसके बराबर हमारा होगा, नेट हो गया हमारा हायर माइनस लोअर, तो मैं देखती हूं कि जो मेरा अपवर्ड मूवमेंट है वो मेरे डाउनवर्ड मूवमेंट से ज्यादा है, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट मेरा 43.184 है, माइनस डाउनवर्ड मूवमेंट जो मेरा डेड वेट ऑफ द टो की वजह से था वो 4.56 है, तो मेरा नेट मूवमेंट जो है वो अपवर्ड है, मतलब मेरा नेट मूवमेंट, मेरी जमीन ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है ऊपर की ओर, जब जमीन ही ज्यादा प्रेशर करेगी ऊपर की ओर, मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो सिंक नहीं करेगा, वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी गुड कंडीशन है, ठीक। तो जब आप ये सॉल्व कर लेते हो तो आपका नेट मोमेंट 38.624 करके निकलता है, 64 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका जब आप फैक्टर्ड मोमेंट लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5, वो आंसर आ जाता है 57.936 किलो न्यूटन मीटर, मींस जो मेरा फैक्टर्ड मोमेंट है वो आ गया 57.936 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी फैक्टर्ड मोमेंट पे मैं अपना स्टील डिजाइन करूंगी। स्टील डिजाइन करने के लिए हमारी गोल्डन इक्वेशन क्या थी, MF इज इक्वल टू 0.87 FIASTD इंटू 1 - FIAST डिवाइडेड बाय FC के BD, जो कि मैंने आपको इक्वेशन 1000 मरतबा बोल दी है इससे पहले भी, देख लीजिए आप कॉपी। MU इसमें हमें पता है फैक्टर्ड मोमेंट ये रहा 57.936, 0.87 तो कांस्टेंट है, FI क्वेश्चन में देखे हैं 415, AST हमें निकालना है, D हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ व्हाट बट, यहां पर अब हम टो की बात कर रहे हैं, यहाँ स्टेम का कॉन्सेप्ट ना लीजिएगा, ये यहाँ पर हमारा कोइंसिडेंस है, मतलब ये हमने यहाँ पर मतलब क्या उसको बोलते हैं, हमारा कन्वेंशन है कि हम थिकनेस ऑफ बेस बराबर लेते हैं थिकनेस ऑफ स्टेम एट द बेस, है ना। तो यहाँ पर भी आपका D सेम ही निकलेगा, यहां पर भी आपका डी वही निकलेगा जो स्टेम में था 400, यहां पर भी आप डी वही लोगे, तो जब आप डी 400 लोगे, FI पता है, FC के पता है, बी कितना आप यहां पर लोगे, भी आप यहां पर भी वही लोगे जो आपने स्टेम में लिया, ये आप सारा वही रिपीट करोगे जो आप स्टेम में ले रहे हो, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ आपका मोमेंट चेंज हो रहा है, तो AST आ जाएगा 410 mm स्क्वायर के बराबर। यहां पर भी आप मिनिमम स्टील चेक करोगे 0.2% ऑफ BD या 0.12% ऑफ BD, जो भी आपको अच्छा लगे, तो 0.2% ऑफ BD मल्टीप्लाइड बाई B आपने 1000 ले लिया, कैपिटल D इज 450, तो आपका AST मिनिमम 900 mm स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो आप प्रोवाइड करते हो 10 mm डायमीटर बार्स, एरिया ऑफ 1 बार π/4 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 78.53 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी हम स्पेसिंग निकालते हैं, स्पेसिंग किसके बराबर आती है, एरिया ऑफ 1 बार मल्टीप्लाइड बाय B दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय AST दैट इज 900। क्यों यहां पर हमने 900 क्यों लिया, 410 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा AST मिनिमम जो है वो ग्रेटर आया AST कैलकुलेटेड से। ऑब्वियसली आपका मिनिमम से कम नहीं हो सकता है कुछ, मिनिमम का नाम मिनिमम किसी वजह से है, क्यों, क्योंकि इससे कम आप कुछ नहीं ले सकते। अगर आपको AST 900 से कम आ गया तो आपको लिमिटिंग वैल्यू ही लेना है, आपको 900 ही लेना है, आप 900 से कम नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए यहां पर हमने AST प्रोवाइड किया 900। आप इसी 900 mm स्क्वायर पे अपना जो है टो वो डिजाइन करते हो, तो आपकी स्पेसिंग आ जाती है 87.25 mm, या अब मैंने आपको बोला ही था आप कम ले लीजिए, तो मैं बिल्कुल कम 80 mm ले सकती हूँ, या आप 86 ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या आ गई, provide 10 mm dia bars at 80 mm center to center, and what is the AST, AST is 900 mm square, which is the AST minimum also। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये आपको मैं यहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड रीजन बता दूं। जब आप मेन स्टील में कंक्रीट पोर अपना करते हो तो कंक्रीट श्रिंक हो जाता है, कंक्रीट जब सेट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जब उसका वॉल्यूम तो जब श्रिंक हो जाता है तो आपका मेन स्टील जो है ना वो सुकड़ सकता है, मतलब मेन स्टील में गैप कम हो सकती है बीच में, तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या करती है, वो एंकर कर देती है आपके मेन स्टील को, तो आपके आपका मेन स्टील जो है वो टेम्परेचर और श्रिंकेज इफेक्ट्स की वजह से उसके बीच की स्पेसिंग कम ना हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उसी को होल्ड करती है, दैट्स व्हाई आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी मिनिमम रेनफोर्समेंट होती है, दैट इज 0.12% ऑफ BD, B यहाँ पर 1000, D कैपिटल D 450 के बराबर, तो 540 mm स्क्वायर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ जाता है। यहाँ पर हम 8 mm बार्स कंसिडर करते हैं, सारा पुराना वीडियो का रिपीट आ रहा है आपका, A1 50.26 mm स्क्वायर, तो स्पेसिंग A1 इंटू B डिवाइडेड बाई AST दैट इज 93.07 mm और 90 mm, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई, प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स एट 90 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। देख लीजिए अब इसकी ये पड़ती कहां पर है, हमारा स्टील पड़ता कहां पर है, टो का,
ये आप देखेंगे, ये जरा मजेदार बात है, अगर आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल देखते हो वो कुछ ऐसी होती है, और मैंने आपकी इसकी प्रेशर की डायग्राम कुछ ऐसे दिखा दी कि इसका अपवर्ड प्रेशर कैसे पड़ता है। ये पी मैक्स आ गया, ये पी मिनिमम आ गया, ठीक है। देख लीजिए यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका अपवर्ड प्रेशर जो है पी मैक्सिमम अपवर्ड प्रेशर आपका इस फेस पे आ रहा है। ऊपर से तो कुछ है ही नहीं, अगर है भी बहुत कम सॉइल है तो ज्यादा प्रेशर आपका किस फेस पे आ रहा है, डाउनवर्ड फेस ऑफ टो पे आ रहा है, क्योंकि पी मैक्सिमम वहीं पर लाई कर रहा है। तो स्टील की जरूरत कहां पर है, मेन स्टील की जरूरत कहां पर है, मेन स्टील की जरूरत यहां पर है। मतलब अगर आपका स्पैन ऐसे कर रहा है तो ऐसे आपका मेन स्टील पड़ेगा इन द लोअर फेस ऑफ द टो, ठीक है। ये मेन स्टील आ गया आपका, जो सारा लोड बर्दाश्त करेगा। सारा पी मैक्स कौन बर्दाश्त कर रहा है, मेरा ये वाला स्टील बर्दाश्त कर रहा है। और तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मान लीजिए यहां पर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ गया, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टील है। ये जो मैंने ब्लू में दिखा दिया ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। ऊपर के फेस भी पुट कीजिए, जो मैंने आपको कल स्टेम में दिखाया था, मेन स्टील ऐसा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मैंने दिखाया था ऐसा। यहां पर भी आप दूसरे फेस पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर सकते हो, दोनों साइड से परपेंडिकुलर भी पैरेलल भी आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि मेन स्टील की जरूरत सिर्फ इस फेस पे है। यहां पर भी मेन स्टील की जरूरत सिर्फ इस फेस पे है। तो हमारा टो भी डिजाइन हो गया। अब लास्ट का लेक्चर जो है हमारा वो डिजाइन ऑफ हील स्लैब है, उसी में मैं आपको दिखाऊंगी कि शेयर की कैसे डिजाइन करते हैं। आई होप आपको समझ आए, बट आप साथ साथ नोटबुक बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। रवानी है समझ नहीं आएगा, इसके लिए जरूरी आपको नोटबुक फॉर्म करनी है। थैंक यू।